निर्माण कैंपस सुनाम की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए हमारी क्लासेस जो हैं वो ऑन गोइंग है। हम ऑलरेडी जो आपका कोर्स नंबर 1, 2 एंड 3 है उसकी क्लासेस जो हैं हम रन कर चुके हैं, टू क्लासेस। वो क्लासेस आपको निर्माण कैंपस सुनाम के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। आज हमारी क्लास DECE 4 प्रोजेक्ट वर्क की क्लास है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रोजेक्ट वर्क में प्रॉब्लम आती है। हमारी ऑलरेडी जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी अपलोड हुई भी हैं इस पर फिर भी कई बार क्या होता है, जो आपके प्रोजेक्ट्स वर्क है ना उसमें अनेक्शर्स बच्चे कंप्लीट नहीं लगाते हैं। अनेक्शर्स जो हैं वो फिल करने बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट होने से पहले कौन से अनेक्शर्स फिल करने हैं और प्रोजेक्ट वर्क ख़त्म होने के बाद कौन से अनेक्शर्स जो हैं वो फिल करने हैं। आप जब भी प्रोजेक्ट वर्क को कंडक्ट कर रहे हैं आप अपने आप से स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए किसी स्कूल में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर भी कोई और क्लास को लेके अपना जो ये प्रोग्राम है वर्किंग बच्चों के साथ काम करने का प्रोजेक्ट वर्क, ये आप कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि बच्चे एक दूसरे की कॉपी बहुत करते हैं। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क लिखा, वो किसी और बच्चे ने भी लिख दिया। अब देखो, हमें ये बात नहीं पता कि वो कॉपी कहाँ से हो रही है। एक बात और कि आप लोग जो ऑनलाइन परचेज करते हो ना प्रोजेक्ट्स, उससे क्या है, आप लोगों का नुकसान होता है क्योंकि हर बार आपको 500 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपका प्रोजेक्ट वर्क कॉपी केस आ गया, ठीक है, कि ये कॉपी केस है जी प्रोजेक्ट वर्क, तो उससे क्या है, आपको दोबारा से प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और जब तक आप ये प्रोजेक्ट वर्क बनाते रहोगे आपकी डिग्री तब तक कंप्लीट नहीं होगी, है ना। बार बार प्रोजेक्ट वर्क करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। आप जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, वो आप सेम रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब हम आप स्टोरी सुना सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है लिखने में, यही चीज़ समझ में नहीं आती कि हमें लिखना क्या है और कैसे लिखना है। मैं प्रोजेक्ट वर्क शुरू करने से पहले, बीच में भी आपको बताऊंगी, प्रोजेक्ट वर्क को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने उनको लिखना कैसे है। अब जैसे मान लीजिए हमारा फेस 1 आता है, ठीक है। फेस 1 में हमने क्या करना है कि हमारी जो फेस 1 की क्लासेस हैं, सॉरी फेस 1 जो आपने कंडक्ट करना है, आप किसी स्कूल में गए जो कि छोटे बच्चों का स्कूल है, वहां पर आपने एक टीचर को ऑब्जर्व करना है साइड पर बैठकर कि टीचर क्या काम करवा रहा है। अपनी कॉपी और पेन लेके जाइए साथ। वहां पर आप ये नोट कर सकते हैं कि टीचर ने कैसे काम करवाया, ठीक है। तो बच्चों ने कैसे रिस्पॉन्स दिया। आप लोग क्या करते हैं, आप जब लिखते हैं ना उसका अवलोकन लिखते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, तो आप लिखते हैं कि टीचर ने आज कछुआ और खरगोश की कहानी करवाई और वो बहुत अच्छी तरह से हुई। इसमें ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है। आपने लिखना है कि टीचर ने कहानी सुनाई। बच्चों को कहानी सुनाने के लिए टीचर ने क्या यूज़ किया, अपने एक्सप्रेशंस यूज़ किए, कोई ड्राइंग्स यूज़ की, कोई फ्लैश कार्ड्स यूज़ किए, क्या यूज़ किया वो आप उसमें लिखें। कहानी में टीचर ने क्या सुनाया, है ना, वो आप वहाँ पर लिखें।
और क्या टीचर ने बच्चों को भी बीच बीच में कुछ पूछा, या अपनी खुद की ही कहानी सुनाती गई टीचर? क्योंकि अगर मान लीजिए हम कोई स्टोरी बच्चों को सुना रहे हैं, ठीक है, आप खुद बच्चों से अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे या बच्चे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो इट मीन्स ये है कि बच्चों को स्टोरी सुनाने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है बच्चों को स्टोरी सुनाने का? क्योंकि बच्चों बच्चों को समझ ही नहीं आ रही है कि आप क्या सुना रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं वो हम इन बिटवीन भी डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि आपके प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या कैसे कैसे करना है। आपने जो फेज 2 में 30 एक्टिविटीज करनी है और फेज 3 में आपने 15 या 20 एक्टिविटीज करनी है। उनकी वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 5 मिनट की वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम डिफरेंट सेक्शंस देखेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्ट वर्क। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्ट वर्क, उसके बाद है हमारा प्लानिंग फॉर द प्रोजेक्ट वर्क, थर्ड सेक्शन है हमारा ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट वर्क के लिए प्लानिंग करनी है आपने, फिर प्रोजेक्ट वर्क को कैसे बनाना है, ठीक है, जैसे समरी होती है वैसे हम देखेंगे कि इसके 3 फेजेस होते हैं। उसके बीच में आपको प्रेपरेशन पीरियड की भी ऑप्शन होती है। उसके बाद आपने कौन कौन से काम करने हैं हर फेज में, और उसके बाद है आपकी प्रोजेक्ट फाइल। फिर उसके बाद है कि गाइड और काउंसलर का रोल क्या है। आपकी जो इवैल्यूएशन है, यानी कि जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है,
वो कैसे होती है, वो सब कुछ भी इसी में ही आएगा। फिर उसके बाद इन्होंने डिटेल में बताया है कि फर्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, सेकंड फेज में हम क्या करेंगे और थर्ड फेज में हम क्या करेंगे। उसके बाद आते हैं आपके अनेक्शर। सबसे पहले हम अनेक्शर्स ही देखेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क की इंट्रोडक्शन भी बाद में देखेंगे। ये हैं आपके अनेक्शर्स। अनेक्शर 1, आपने इन सब की फोटो कॉपीज करवा लेनी है जब भी आपने फिल करना है। आप मैनुअल से भी कट कर सकते हैं, पर मान लीजिए अगर आपका कॉपी केस होता है या आपका प्रोजेक्ट वर्क अप टू द मार्क नहीं होता है तो बाद में अनेक्शर्स लेने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये है इसमें फर्स्ट सर्टिफिकेट है सेक्शन ए में, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। ये देखिए, ये आपका जो गाइड है स्कूल का, उससे या प्रिंसिपल से या स्कूल का जो भी कोई इंचार्ज है वो इस पे सिग्नेचर करेगा। इसमें आपने क्या फिल करना है, वी सर्टिफाई दैट द लर्नर, यहां पर आपका नाम आएगा, has done the project work for the stipulated duration under our guidance and supervision, and that the report submitted herewith is the result of bona fide work done by the learner in, ठीक है, यहाँ पर उनके स्कूल का नाम आएगा जहां पर आपने काम किया है। यहाँ पर फ्रॉम डैश टू डैश मतलब कितने, जैसे मान लीजिए आपने 3 मार्च को स्टार्ट किया, उसके बाद कब खत्म हुआ, यहाँ पर वो डेट आ जाएगी। सारा कुछ नीचे लिखा हुआ है, नेम ऑफ नर्सरी स्कूल विद प्लेस, यहाँ पे प्लेस भी डालनी है साथ में आपने, और यहाँ पर टाइम पीरियड लिखना है। यहाँ पर आपके गाइड के सिग्नेचर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपके प्रिंसिपल या इंचार्ज के सिग्नेचर आएंगे। जिस दिन आपने सिग्नेचर करवाए हैं वो डेट और प्लेस का नाम लिखना है। जहां पर स्कूल है वो प्लेस का नाम आपने यहां पर लिखना है। अनेक्शर 1 में ही नेक्स्ट हमारा है सेक्शन बी, ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। ये नीचे जो सारी डिटेल्स हैं ये लर्नर फिल करेगा और स्कूल का गाइड और प्रिंसिपल दोनों इसको वेरीफाई करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क कमेंस्ड ऑन, कब शुरू हुआ आपका प्रोजेक्ट वर्क वो यहां पर लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क एंडेड ऑन, कब एंड हुआ। फिर उसके बाद वो लिखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट वर्क को 45 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लिया गया था, यस और नो। अगर नहीं किया तो नो। अगर 45 दिन से ज़्यादा लगे, ठीक है, तो कैसे वर्क को रीशेड्यूल किया गया उसकी ड्यूरेशन और डेट्स को मेंशन करो यहाँ पर कि कितने दिन तक चला, ठीक है। साथ में आप रीज़न भी दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद यहाँ पर वही सेम गाइड के सिग्नेचर्स आएंगे, प्रिंसिपल के सिग्नेचर्स आएंगे, और यहाँ पर जिस दिन आपने सिग्नेचर्स लिए हैं वो डेट आएगी, और जहाँ पर स्कूल है वो प्लेस आएगी। उसके बाद हमारा आ रहा है अनेक्शर 2। इसको आपने आपके कॉपी में जो आपका प्रोजेक्ट मैनुअल है उसमें आप नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ इसमें उन्होंने नॉर्म्स बताए हुए हैं जो कि मैं आपको बता दूंगी। अब अनेक्शर 1 जो है वो जाएगा आपकी नोटबुक में, जो आपकी प्रोजेक्ट वर्क की आप नोटबुक बनाओगे या फाइल जो भी कुछ आप बनाओगे, उसमें ये अनेक्शर 1 आएगा, अनेक्शर 2 नहीं आएगा। उसके बाद आपकी ये आती है अनेक्शर 3, इवैल्यूएशन शीट आती है, ठीक है। फिर ये जो मार्क्स हैं ये टीचर फिल करेगा जो आपका गाइड होगा,
ठीक है, ये भी आपने उसमें लगाने हैं। यहाँ पर टीचर जो है रिमार्क्स लिखेगा। मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि कैसे वो टीचर फिल करेगा। सेकंड एनेक्चर को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या नॉर्म्स हैं। सबसे पहले ये है इवैल्यूएशन शीट फॉर यूज बाय द गाइड एंड प्रिंसिपल ऑफ द नर्सरी स्कूल और प्री स्कूल। ठीक है, ये एक इवैल्यूएशन शीट है। The following is the sheet on which the guide is requested to consolidate the marks for the various activities of the learner. These marks would be written on each report and activity plan as well. Therein, the guide will also give her detailed comments, marks and comments for 3 of the activity sessions, preferably in the later half of the second phase. Would be given by the principal or in charge of the nursery school. कहते हैं कि जो आपके जो फर्स्ट हाफ हो गया आपका सेकंड फेज का, है ना, उसमें तो गाइड ही मार्क्स लगाएगा। जो सेकंड हाफ है आपका, उसमें से कोई भी 3 एक्टिविटी सेशंस ऐसे होंगे जिस पे जो प्रिंसिपल है स्कूल का, जो इंचार्ज है, वो मार्क्स को लगाएगा। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में आपने 5 दिनों के लिए टीचर को ऑब्जर्व करना होता है। तो उसमें आपने क्या करना है, आपका यहाँ पर आएगा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5। ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका जो टीचर है वो 10 में से पर डे मार्क्स लगाएगा। जैसे फर्स्ट डे 10 में से मार्क्स लग जाएंगे, सेकंड डे लग जाएंगे, थर्ड डे, फोर्थ और फिफ्थ डे। तो टोटल 50 में से जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वो यहाँ पर टीचर जो है वो लगा देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है फेज 1 आपका हो गया है 50 मार्क्स का। उसके बाद है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लर्नर इन द सेकंड फेज। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, वैसे तो इसके मार्क्स जो है वो गाइड ही लगाएगा। ठीक है, पर जो आपका सेकंड हाफ होगा, यानी 30 दिनों का है ना, पहले 15 दिन के मार्क्स तो गाइड ही लगाएगा। जो पीछे के 15 दिन हैं आपके
सेकेंड हाफ के उसमें से कोई भी 3 दिन के जो मार्क्स हैं, यानी कि 3 एक्टिविटीज़ के जो मार्क्स हैं, वो प्रिंसिपल या इंचार्ज जो है उसके मार्क्स वो लगाएंगे, यानी कि वो आपको ऑब्जर्व करेंगे आपको एक्टिविटी करते हुए, फिर उस अकॉर्डिंगली ही वो मार्क्स को लगाएंगे। इसमें आपकी आती हैं 30 एक्टिविटीज़। ठीक है, ये जो मैनुअल है आपका, इसमें यूट्यूब के मार्क्स जो हैं वो कंसीडर नहीं हुए हैं, पर कंसीडर हो जाएंगे, पर सिर्फ एक लिखने का फ़र्क है। जैसे ये आपके 30 एक्टिविटी सेशंस यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो आप एक्टिविटी को प्लान करेंगे उसके मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे आउट ऑफ द 10। हर एक्टिविटी के 10 में से मार्क्स लगेंगे, यानी कि टोटल हो जाएंगे हमारे 300 मार्क्स। देखो, कैरी आउट द एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका गाइड है वो उसके मार्क्स लगाएगा जब वो आपको ऑब्जर्व करेगा एक्टिविटी को करते हुए। अब जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा वो किस चीज़ यहाँ पर लगाएगा, जो आप यूट्यूब की वीडियो भेजेंगे वो उसको देख के यहाँ पर मार्क्स लगाएगा। देखिए, अगर अब आप यूट्यूब की वीडियो को भेजेंगे ही नहीं तो आप ये मान लीजिए कि ये जो 300 मार्क्स आपके होंगे ये सीधे ही आपके कट हो जाएंगे। इसीलिए देखिए, जो ऐसी बात नहीं है कि जो YouTube के मार्क्स जो मार्क्स हैं कि आप पास नहीं हो पाएंगे या कुछ भी, ये हो सकता है कि आपके कम मार्क्स आए। फिर मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है वो ओरिजिनल है, ठीक है, आपके एक्टिविटी प्लान में से, रिपोर्ट में से, हर चीज़ में से मार्क्स अच्छे आएंगे, पर जब आपने YouTube की वीडियो नहीं भेजी होगी तो ये जो कैरी आउट एक्टिविटी के मार्क्स हैं एक्सटर्नल की तरफ से वो आपके टोटली कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, वो टोटली कट ऑफ हो जाएंगे आपके मार्क्स, चाहे वो गाइड ने दिए हो, क्योंकि जब आपने वीडियो ही नहीं बनाई है तो एक्सटर्नल भी इस बात को कैसे मानेगा कि आपने एक्टिविटी को कैरी आउट किया था। ठीक है, ये हैं आपके 30 एक्टिविटीज़ के मार्क्स। अब यहाँ पर रिपोर्ट, जो आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके मार्क्स 10 में से हर एक्टिविटी में लगेंगे, तो इसके भी हो गए 300 इसके हो गए, 300 इसके 600, 300 इसके हो गए 900। तो फेज 2 जो आपका हो गया टोटल वो कितने मार्क्स का हो गया, 900 मार्क्स का हो गया। फेज 1 जो था वो कितने मार्क्स का हुआ, 50 मार्क्स का। फेज 2 जो हो गया अब 900 मार्क्स का, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए हैं हमारे, कितने मार्क्स हो गए, 950। आपने एक बात और करनी है, जहां पर आपके मार्क्स लगे हैं ना, जो प्रिंसिपल ने एक्टिविटीज को मार्क किया है वहां पर आप मार्किंग में ही प्रिंसिपल के साथ मतलब मार्क इंडिकेशन देनी है, चाहे आप साइन करवा लीजिए, चाहे स्टार का इंडिकेशन दे दीजिए, या कहीं पर लिख दीजिए कि ये वाली एक्टिविटीज जो है वो प्रिंसिपल ने कंडक्ट की हैं। प्रिंसिपल ने ऑब्जर्व की हैं। नेक्स्ट है आपके मार्क्स जो आपने थर्ड फेज में लगवाने हैं। अब इसमें क्या है, पहले आप 5 दिनों का क्यूरिकुलम बनाएंगे, ठीक है, तो उसके टीचर जब चेक करेगा आपका गाइड तो वो यहाँ पर मार्क्स लगाएगा 5 दिनों के, तो ये 50 में से मार्क्स हो गए। ऊपर हमारे हो गए थे 950, अब ये वाले 50 उसमें ऐड करके हो गए हैं टोटल आपके 1000। अब ये भी सेम है, एक्टिविटी प्लान आपने एक दिन में 3 या 4 एक्टिविटीज करनी है, ठीक है। अगर आप 3 एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पर डे 30 में से मार्क्स आएंगे,
ठीक है, यही अगर आप यहाँ पर यूट्यूब नहीं भेजेंगे तो ये मार्क्स जो हैं आपके कट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी रिपोर्ट। अगर आप 4 एक्टिविटीज करते हैं एक दिन में तो आपके 40 में से मार्क्स हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपने 4 एक्टिविटीज की हैं एक दिन में, 40 मार्क्स यहाँ पर हो गए, 40 मार्क्स यहाँ पर हो गए और 40 मार्क्स यहाँ पर हो गए। इसका मतलब है कि एक दिन के आपके हो गए हैं टोटल 120 मार्क्स। ठीक है, 120 मार्क्स जब आपके एक दिन के हो गए हैं तो आपके 5 डेज के कितने मार्क्स हो जाएंगे? 600 मार्क्स आपके 5 डेज के हो जाएंगे अगर आप 4 एक्टिविटीज करते हैं। पहले आपके 1000 हो गए थे, अब अगर आप 4 एक्टिविटीज करते हैं तो 600 में से होगा आपका जो फेज 3 है, तो टोटल 1600 मार्क्स हो गए हैं आपकी। अब मान लीजिए आप अगर 3 एक्टिविटीज करते हैं एक दिन में तो एक्टिविटी प्लान 30 मार्क्स का हो गया, यूट्यूब 30 मार्क्स की होगी और रिपोर्ट भी आपकी 30 मार्क्स की होगी, तो टोटल कितने हो गए आपके 90 मार्क्स यहाँ पर हो गए हैं। अगर आप 4 करते थे तो कितने हो गए थे आपके 120। अब 90 मार्क्स हैं, ठीक है, तो 5 डेज के कितने हो जाएंगे 450। पहले आपके 1000 हो गए थे, अब उसमें आप 450 जोड़िए, 1450 मार्क्स उसके आप हो जाएंगे अगर आप 3 एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं। 5 दिनों के लिए आपने करनी है। फिर आपका आ गया टोटल मार्क्स इन थर्ड फेज। ऐसे भी टोटल कर सकते हैं जैसे यहां पर किया है, ऐसे ही करना आप लोग कि फेज 1 में जैसे 50 मार्क्स का था उसको इन्होंने ए लिख लिया कि 50 में से आपके कितने आए हैं, और बी जो 450 या 600 उसमें से आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कि टोटल लर्नर ने कितने मार्क्स लिए फेज 1 में, 2 में और 3 में। यहाँ पर तीनों के मार्क्स, पहले फेज 1 प्लस फेज 2 के मार्क्स, फिर प्लस फेज 3 के मार्क्स। फेज 3 के आपके ये वाले मार्क्स जो हैं वो ऐड होंगे। ठीक है, फिर आउट ऑफ अगर आपने 4 एक्टिविटीज की हैं तो 1600, अगर आपने 3 एक्टिविटीज की हैं तो 1450 में से मार्क्स लगेंगे। ठीक है, फिर अब क्या है, जैसे यहाँ पर वेटेज 70% में दी गई है, ठीक है, तो अब क्या है, ये पुराना मैनुअल है आपका, तो अब जो वेटेज है वो जो आप गाइड से करवाएंगे वो यहाँ पर 30 में से आएगी। ठीक है, मान लीजिए आपके अगर आपने 3 एक्टिविटीज किए हैं तो गाइड ने आपको 900 मार्क्स दिए हैं, तो जहां पर एक्स लिखा है वहां पर आपको 900 फिल करना है। उसके बाद अगर आपने 3 एक्टिविटीज की थी फेज 3 में तो आपके 1450 में से हो गए, डिवाइडेड बाय वाई की जगह आपने 1450 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, तो टोटल आपके हो गए हैं 19 मार्क्स। इसी तरह से अगर 1600 है तो वाई की जगह 1600 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने सारे मार्क्स जो है वो अपने गाइड को बताने हैं कि ऐसे उन्होंने मार्क्स जो है लगाने हैं और ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पर ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो आपको गाइड मार्क्स दे रहा है आपको उसमें से भी अलग से पास होना ज़रूरी है, जो आपको एक्सटर्नल मार्क्स दे रहा है आपको उसमें से भी पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों में से अलग अलग पास होना पड़ेगा। जो एक्सटर्नल है, ठीक है, उसके भी आपके जैसे कि जो एक्सटर्नल है 70 में से वो आपको 35 या 36 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और जो गाइड है उसके 30 में से 11 मार्क्स जो हैं आपको चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर गाइड अपने ओपिनियन दे सकता है 200 to 400 वर्ड्स में, तो अगर ये स्पेस कम रहती है तो गाइड एक्स्ट्रा शीट भी लगा सकता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट आपकी शीट है जो एक्सटर्नल है वो एवेलुएट करेगा, ये आप अपने उसमें साथ में अटैच कर दीजिए ताकि एक्सटर्नल जो है वो इसमें मार्क्स को लगा सके और कैलकुलेशंस कर सके। ठीक है, ये जो अब आपने अनेक्शर 1 एक हो गया आपका जो लगाना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आपका हो गया है अनेक्शर 3 जो आपने प्रोजेक्ट वर्क में लगाना ही
लगाना है। अभी आपका आ गया है अनेक्शर 4। अनेक्शर 4 में जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो आप मतलब जो आपका सेक्शन ए है वो आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में लगा देना। अगर आपको ये फिल करना है फॉर्म तो आप लगा सकते हो, पर ये कंपल्शन नहीं है लगाना। लेक्चर 4 में जो आपका सेक्शन ए है आप वो सिर्फ लगा सकते हैं। ठीक है, अभी ये लेक्चर 5 है, ये भी आपने कोई ज़रूरी नहीं है आपने लगाना ही लगाना है। मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में डिटेल में, पर मैं आपको सिर्फ अभी वो बता रही हूँ जो अनेक्शर्स लगाने ज़रूरी हैं। सेक्शन बी अनेक्शर 5 जो है वो हमने लगाना ही नहीं है। ये है आपका आगे अनेक्शर 6। नेक्स्ट आपका आता है ठीक है, आपने अब आपके इसमें से आपने लगाने हैं अनेक्शर 1 और अनेक्शर 3 जो है वो आपने अपने प्रोजेक्ट वर्क में लगाने ही लगाने हैं। अभी आपके एक अनेक्शर यहाँ पर 7 होता है, जो कि मैं आपको आपकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें मैं अपडेट करूंगी कि आपको वो अनेक्शर भी लगाना है। अनेक्शर 7 है आपका, जो आपके बाद में गाइडलाइंस आई हैं ना उसमें ये अनेक्शर जो है वो मेंशन है। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि वो आपने लगाना है। अब हम जो हमारा बीच में अनेक्शर 2 रह गया था कि कौन से नॉर्म्स हैं वो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। Annexure 2. This annexure contains the norms for evaluation of project work for reference by the guide and the principal in charge of the nursery school or preschool and the panel of experts evaluating the project file after it reaches IGNOU. ये जो हमारी वीडियो है ये आपके लिए जितनी यूज़फुल है उतनी ही जिसको आप गाइड चूज़ कर रहे हैं या जिसको जो प्रिंसिपल है स्कूल का या इंचार्ज है या मतलब कोई भी आपका एक्सपर्ट्स का पैनल है ना, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, उन सब के लिए इसमें नॉर्म्स दिए हुए हैं। मैं आपको ये नॉर्म्स इसलिए बता रही हूँ कि आप ये वीडियो जो है अपने गाइड को या प्रिंसिपल को भी दिखा सकते हैं ताकि वो आपकी इवैल्यूएशन करने से पहले सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें। क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क जो है ना फेज 1 फेज 2 और फेज 3 शुरू करने से पहले हमें वो सब कुछ पता होना चाहिए जो ज़रूरी है हमारा प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए। क्योंकि जब आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता होंगे तो ऑब्वियस है कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। कौन कौन से नॉर्म्स हैं, ये नीचे नॉर्म्स दिए हुए हैं जो एक गाइड या प्रिंसिपल को आप रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ये नॉर्म्स को फॉलो करें। जब भी आप अपना इवैल्यूएशन वर्क कर रहे हैं तब
सबसे पहले जो मार्क्स हैं कि क्राइटेरिया क्या है इवैल्यूएशन का, वो उसके बारे में हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। फिर भी मैं एक बार यहाँ पर रीड आउट करूँगी। ये जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो आपके गाइड के लिए या एक्सटर्नल एग्जामिनर के लिए, सबके लिए सेम ही है बिल्कुल। अब टोटल मार्क्स क्या है जब आप फेज 1 में काम कर रहे हो, उसके लिए हैं आपके टोटल 50 मार्क्स। पर ये कह रहे हैं कि जो आपका सेक्शन 3 है उसमें सब सेक्शन 3.3 है, उसमें वो सारे एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि आप लर्नर को बोलिए कि वो आपको ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद रिपोर्ट को लिखेगा। इसके अलावा क्या है कि जब जो आपका इवैल्यूएटर है जाने के यानी कि जो आपका गाइड है या प्रिंसिपल जो भी आपको इवैल्यूएट कर रहा है फेज 1 में, जब वो मार्क्स देगा तो उसको किन किन बातों पर ध्यान देना है। जैसे कि रिपोर्ट में कितनी डिटेल आपने लिखी हुई है, क्या आपने ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है और ऑब्जर्व करने के बाद आपने कुछ एनालाइज किया है, यानी कि एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में ही आपने फेज 1 को लिखा हुआ है। अब ये कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है कि ये देखना कि जो आपकी रिपोर्ट है क्या वो ये बताती है कि जो लर्नर है वो सारे प्रिंसिपल्स को समझता है। जब आप एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब जब वो एक्टिविटी को प्लान कर रहे हैं गाइड, क्या वो इन चीज़ों को समझ रहा है कि जो लर्नर है वो उसको इस बात की नॉलेज है कि जो गाइड है उसने क्या ऑब्जेक्टिव रख के, क्या एम रख के इन एक्टिविटीज़ को प्लान किया। अगर वो मतलब ये लिख रहा है कि ये गतिविधि सफल हुई पर फिर भी वो जो एक्टिविटी थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी, तो इस केस में क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि जो लर्नर है उसको इतनी नॉलेज ही नहीं है। जब उसने राइटिंग की है तो वहाँ पर आप नीचे कमेंट्स भी आपका जो गाइड है वो दे सकता है कि इस चीज़ में इस बात की कमी थी। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द सेकेंड फेज। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारा सेकेंड फेज है उसमें जो टोटल मार्क्स हैं वो 900 होंगे। वो कैसे होंगे, जैसे कि आप एक्टिविटी प्लान को प्रिपेयर कर रहे हैं 30 सेशन में, तो 10 मार्क्स हो गए एक सेशन के, तो उसके हो गए आपके टोटल 300 मार्क्स हो गए। ऐसे ही जब आपने एक्टिविटी को कंडक्ट किया है उसके भी 300 मार्क्स हो गए, जब रिपोर्ट है उसके भी 300 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब जब आपने एक्टिविटी प्लान के लिए यहाँ पर क्या करना है, इन्होंने लिखा है कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो एक्टिविटी प्लान के लिए 10 होते हैं। ठीक है, उनको हमने फर्दर डिवाइड कैसे किया है, प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी और एक्टिविटीज फॉर द एक्टिविटी सेशन 6। क्या क्या देखना है, जो 10 मार्क्स हैं उसको भी उन्होंने आगे 6 और 4 में डिवाइड कर दिया है। अब 6 मार्क्स आपके, अगर 6 मार्क्स में से जो इवैल्यूएशन करनी है उसमें क्या लिखना है कि आपने जो एक्टिविटी को प्लान किया है वो किस तरह से प्लान किया है, उसके मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 6 मार्क्स लगेंगे। अब जो 4 मार्क्स हैं वो किस तरह से लगेंगे कि आपने जो प्ले मटेरियल अरेंज किया है बच्चों को समझाने के लिए या ऑलरेडी क्लास में जो अवेलेबल था उसको आपने कैसे मैनेज किया, उसके बारे में 4 मार्क्स जो हैं उसमें से आपके मार्क्स लगेंगे। अगर कोई भी प्ले मटेरियल आपके पास नहीं है, ठीक है, मान लो आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी प्ले मटेरियल की ज़रूरत नहीं थी, तो जो 4 मार्क्स थे इसमें से वो प्लानिंग में ही यानी कि 6 में ही ऐड होके वो 10 मार्क्स बन जाएंगे। मान लीजिए कहीं में मटेरियल कोई रिक्वायर्ड है तब वहाँ पर 4 में से मार्क्स को लगाया
जाएगा। अब यहाँ पर इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या है? ये कहते हैं कि आप जो सेक्शन 7 है उसमें आगे जो सब सेक्शन 7.4 है आप यहाँ पर उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर गाइड क्या देखेगा कि जो लर्नर है क्या वो एक्टिविटी प्लान के बारे में लिख पा रहा है। अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को भी गाइड ने आपके रेफर करना है कि जो लर्नर है जब वो एक्टिविटी प्लान को लिख रहा है क्या वो कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स जो है जिनके बारे में वो जानता है क्या उसने वो भी इसमें इंक्लूड किए हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जब वो मार्क्स दे रहा है तब क्या क्या देखना है कि हर एक्टिविटी जो प्लान की गई है क्या वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली प्लान की गई है। वो जो एक्टिविटी है क्या बच्चे जो हैं वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो इस तरह से आपको एक्टिविटी प्लान करनी है कि क्या लर्नर ने इस तरह से एक्टिविटी को प्लान किया है। क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो एक गाइड को देखने हैं जबकि लर्नर जो है एक्टिविटी को प्लान कर रहा है। क्या वो एक्टिविटी को कैरी आउट करना फ्लेक्सिबल है। उसके बाद क्या है, ये तो हमारा था फर्स्ट पॉइंट कि क्या क्या देखना है। एक तो एज देखनी है, एक बच्चों का इंटरेस्ट देखना है, एक फिजिबिलिटी की क्या एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर फिजिबिलिटी के साथ कैरी आउट हो रही है या नहीं। और कोई और भी है कि जो एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है क्या उसमें क्लैरिटी है, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करने में कोई क्लैरिटी है। इसके बाद क्या है कि जो गोल्स प्लान किए गए हैं एक्टिविटी के लिए क्या वो एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट गोल्स हैं या नहीं है। उसके बाद हमारा आता है एक्टिविटी को कैरी आउट करने के भी 300 मार्क्स हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहाँ पर क्या है कि ये जो है इसमें आगे डिवाइडेशन नहीं होगी जैसे कि पहले एक्टिविटी प्लान में हुई थी 6 और 4 में हुई थी। यहाँ पर जो है एक्टिविटी कैरी आउट के मार्क्स ही लगेंगे 10 में से। अभी यहाँ पर क्या क्राइटेरिया आपने फॉलो करना है गाइड ने इवैल्यूएशन का। इसके लिए आप सब सेक्शन जो 7.4 है उसकी हेडिंग है राइटिंग द रिपोर्ट।
उसको रेफर करना है। और उसके बाद है आपका एक सब सेक्शन 7.6, उसको आपने रेफर करना है कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो लर्नर ने अपने ध्यान में रखे जब वो बच्चों के साथ एक्टिविटी को कैरी आउट कर रहा था। आपने हर एक्टिविटी सेशन को रेफर करना है क्योंकि हर एक्टिविटी सेशन के लिए स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं कि जब एक्टिविटी को कोई कैरी आउट कर रहा है तब कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो लर्नर को फॉलो करने हैं। हम आगे जब सेक्शन 7 को रीड आउट करेंगे तब उसमें वो सब कुछ दिया हुआ है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में एक बार बता रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे। अब नेक्स्ट है कि जब आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं 30 एक्टिविटी सेशंस की, तब भी 300 जो है उसके मार्क्स लगेंगे। इसके लिए भी जो है कोई भी डिवाइडेशन नहीं होगी जैसे 6 और 4 की होती है। ये भी आपके जो मार्क्स हैं वो 10 में से ही लगेंगे। अब इसके लिए क्या है, सेक्शन 7 में जो सब सेक्शन 3.4 दिया गया है उसको हमने फॉलो करना है कि लर्नर जो है उसने कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट राइटिंग करते हुए देखने हैं, है ना। और हर एक्टिविटी सेशन के लिए स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं जो कि लर्नर ने रिपोर्ट को देखते हुए करने हैं। जब आपने मार्क्स देने हैं तो इसके साथ साथ आपने और भी चीज़ों को देखना है। वो क्या आपने देखना है कि रिपोर्ट में प्रॉपर क्लैरिटी है, पता चल रहा है कि कैसे एक्टिविटी को कंडक्ट किया, कोई इंटरेस्ट आपका बन रहा है, जो लर्नर है क्या उसने अपने ही मेथड से एक्टिविटी को कैरी आउट किया, ये पता चल रहा है, या ऐसे ही लग रहा है कि उसने बस एक थेरेटिकल टाइप रिपोर्ट को लिख दिया है, उसका सोचने का क्या तरीका है। दूसरे शब्दों में हम ये सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि लर्नर की रिपोर्ट में सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो दिख रही है या नहीं दिख रही है। आगे है हमारा कि थर्ड फेज के ड्यूरिंग इवैल्यूएशन को कैसे करना है। जैसे हमने बात की थी कि थर्ड फेज में जो आपके मार्क्स हैं वो फर्स्ट फेज में 50 मार्क्स हैं। अगर आप 3 एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो आपके 450 प्लस 50 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि 500 मार्क्स। ठीक है, अगर आप इसी में 4 एक्टिविटीज़ करते हैं तो 600 प्लस 50 यानी कि 650 मार्क्स हो जाएंगे। अब जो टोटल मार्क्स की आपकी रेंज है वो रहेगी आपकी 500 टू 650। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप करते हैं। 3 करते हैं तो 500 मार्क्स का हो जाएगा, 4 करते हैं तो 650 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें भी क्या है कि जब आप क्यूरिकुलम बना रहे हैं तो जो डेली की एक्टिविटी है, डेली का क्यूरिकुलम है, वो आपका 10 मार्क्स का होगा, तो टोटल हो जाएंगे आपके 50 मार्क्स। उसके बाद जब आप एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, अगर आप 3 एक्टिविटीज़ कर रहे हैं पर डे तो आपके 150 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि अगर आप 15 एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो 150, अगर 20 एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो 200 मार्क्स आपके हो जाएंगे। इसके बाद क्या है, वही सेम पैटर्न, जब एक्टिविटी प्लान आप कर रहे हैं तो 6 और 4 में डिवाइड हो जाएगा जैसे कि सेकेंड फेज में हुआ था। फिर उसके बाद जब आप एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हैं, अगर आप 15 एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो 150 मार्क्स हो जाएंगे, अगर आप 20 एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो 200 मार्क्स हो जाएंगे आपके।
फिर जैसे ही आप रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट में भी क्या है कि आप जो वैसे ही 15 एक्टिविटीज़ करते हैं तो 150 मार्क्स, अगर आप 20 एक्टिविटीज़ करते हैं तो 200 मार्क्स। इसमें अभी हमने क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है, कहते कि जब जो आपका गाइड है जब वो 5 दिनों के लिए क्यूरिकुलम को इवेलुएट कर रहा है तो उसको क्या क्या देखना है। सबसे पहले उसको देखना है कि जो आपने क्यूरिकुलम बनाया है उसमें इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ का बैलेंस है, कई चीज़ों का बैलेंस देखना है, जैसे इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ का, विग्रस एक्टिविटीज़ मतलब फास्ट एक्टिविटीज़ हैं या चुपचाप एक्टिविटीज़ हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, स्ट्रक्चर एंड फ्री प्ले एक्टिविटीज़ जो हैं इसका बैलेंस है। इससे ना ये जो मैं अभी पॉइंट आपसे डिस्कस कर रही हूँ इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि जब आप अपना फेज 1 का ऑब्जर्वेशन एनालिसिस लिख रहे हैं और जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तब आपने कंक्लूजन में यही देखना है कि क्या इन सब एक्टिविटीज़ का बैलेंस उसमें है या नहीं है। अब दूसरा क्या है कि जो एक्टिविटीज़ आपने प्लान की है, क्या 5 डे मतलब जो एक्टिविटीज़ आपने प्लान की हैं वो पूरे वीक में कोई ना कोई डेवलपमेंट को लेके हैं। ऐसे तो नहीं है कि हर डे आप फिजिकल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ ही करवा रहे हो, ठीक है, या हर डे आप इमोशनल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ करवा रहे हो। आपके वो पूरे दिनों में जो आपका 5 डेज का पीरियड है उसमें 5 डेज में आपने हर तरह की डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ करवानी है। जैसे कि एक दिन में मान लो आपने करवा दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, दूसरे दिन आपने लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तीसरे दिन सोशल की, चौथे दिन फिजिकल की, मोटर की, फिर इमोशनल की, ऐसे आपने हर डे एक्टिविटीज ऐसे करवानी ही करवानी है। उसके बाद हमारा थर्ड क्या है कि जो एक्टिविटी सेशन की ड्यूरेशन है क्या वो प्रॉपर है, ऐसे अप्रोप्रिएट है। ऐसे तो नहीं है कि आप जल्दी जल्दी में एक्टिविटी करवा रहे हो, आपके पास टाइम कम है तो आप बड़ी फास्ट जो है वो एक्टिविटी करवा रहे हो, क्या ऐसा कुछ है? उसके बाद हमने क्या देखना है कि जब आप एक्टिविटी प्लान को आप इवेलुएट कर रहे हो या एक्टिविटी कैरी आउट हुई है उसको प्लान इवेलुएट कर रहे हो, या जब बच्चे ने रिपोर्ट लिखी है तब इवेलुएट कर रहे हो, जैसे फेज 2 में सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है इवेलुएशन का वही आपने सारा यहाँ पर देखना है। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, when giving marks, the guide is requested to be neither too strict nor too lenient. कहते जब गाइड आपको मार्क्स दे रहा है तब गाइड को रिक्वेस्ट की जाती है कि ना तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है और ना ही उसको बहुत ज़्यादा लीनियंट होना है। जो स्टूडेंट ने काम किया है उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको उनको मार्क्स देने हैं।
अगर लर्नर की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है तो श्योरली ये बात है कि वो आपके जो मार्क्स आप देंगे उसमें पता चल जाएगी। पर कि कई बार क्या होता है कि जो लर्नर है वो मार्क्स को डिज़र्व नहीं करता है, ठीक है, फिर भी आप कई बार उनको बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है वो दे देते हैं, जबकि उनकी जो एक्टिविटी प्लान और रिपोर्ट की जो राइटिंग होती है उन्होंने बहुत ही पुअर की होती है। तो फिर क्या होता है, जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट कौन सा यहाँ पर, जो इग्नो में पहुँचने के बाद इवेल्युएट करता है प्रोजेक्ट फाइल्स को, उसको मार्क्स को अप्रोप्रिएटली देना पड़ता है और मॉडरेट तरीके से ही देना पड़ता है। अब हमारा आता है सेक्शन बी, नॉर्म्स फॉर द इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट फाइल फॉर द रेफरेंस बाय द एक्सपर्ट। अब वो जो थे वो गाइड के द्वारा जो भी नॉर्म्स को फॉलो किया जाना था वो सारे नॉर्म्स थे। अब जब आपने इग्नो में फाइल भेज दी उसके बाद जो एक्सपर्ट को एवेल्युएट करना है फाइल को, उसके लिए नॉर्म्स हैं ये सारे। आप लोगों को ये नॉर्म्स इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि जब आप अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो चेक होके अच्छे मार्क्स के साथ ही आपका रिजल्ट आएगा। Sorry, the following are the norms for the evaluation which the expert in the panel is requested to keep in mind while evaluating the project. ये नीचे जो नॉर्म्स लिखे हुए हैं उन्होंने वहाँ पे बोला है कि एक्सपर्ट को ये सारे नॉर्म्स को पहले पढ़ लेना है और अपने दिमाग में रखना है जब उसने प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है। अब जो प्रोजेक्ट वर्क है वो एक इनडायरेक्ट मेथड होता है असेस करने का। क्या असेस करने का? हाउ द लर्नर वुड हैव कैरिड आउट द वेरियस टास्क ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वर्क, कि जब लर्नर ने प्रोजेक्ट वर्क को किया है उस टाइम जो उसने टास्क किए हैं वो उसने कैसे किए हैं, उसको इवेल्युएट करने का, उसको असेस करने का एक इनडायरेक्ट मेथड जो है वो ये होता है। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी प्लान्स के थ्रू उनको जज करने की ज़रूरत है या रिपोर्ट्स के थ्रू उनको जज करने की ज़रूरत है कि कैसे जो लर्नर हैं वो एक्टिविटी सेशंस को प्रॉपरली कंडक्ट कर रहे हैं। अब जो गाइड या प्रिंसिपल ने कमेंट्स दिए हैं या मार्क्स दिए हैं उससे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि लर्नर की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही होगी। पर वो आपकी जो गाइड की असेसमेंट है, जो आपने असेसमेंट करनी है उसमें आपकी मदद करेगी, क्योंकि जब आप उनके दिए हुए कमेंट्स और मार्क्स को देख लोगे तो आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। पर फिर भी जब गाइड ने प्रोजेक्ट फाइल को इवेल्युएट करना है तब उन्होंने लर्नर के वर्क को प्रॉपरली देखना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने अपना जो काम है वो प्रॉपर तरीके से करना है ताकि आपका जो वर्क है वो कभी भी वापस ना आ सके। नेक्स्ट है हमारा द आस्पेक्ट्स दैट यू विल कंसीडर while evaluating the work done during different phases have been specified under subsections 3.3, 7.4 and 7.6 of this manual. इसी मैनुअल में जो सब सेक्शंस 3.3, 7.4, 7.6 हैं उसमें वो सारे एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं जो एक एक्सपर्ट को काम को इवेल्युएट करने में
हेल्प करेंगे। काफ़ी एक्टिविटी सेशंस हैं जो कि सब सेक्शन 7.7 में डिस्क्राइब किए गए हैं, या फिर सेक्शन ए जो अनेक्शर 2 का है उसके अंडर भी डिस्क्राइब किए गए हैं, जो कि अब हम पहले पढ़ के आए हैं। अब जो मार्क्स हैं वो कैसे देने हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा कि फर्स्ट फेज में है जो मार्क्स हैं 50 होंगे। सेम मार्क्स का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम ही रहता है, ठीक है। बस ये फ़र्क होता है कि जो मार्क्स को कैरी आउट करना है वो तो गाइड जो है वो देख रहा है, पर इस टाइम पे आप यूट्यूब की वीडियोस जब बना के भेजेंगे तब उसी में ही जो एक्सपर्ट है वो यूट्यूब की वीडियोस को देखकर ही आपके 10 में से मार्क्स लगा देगा। वही सेम क्राइटेरिया है कि जब एक्टिविटी प्लान को हम देख रहे हैं तो वही, अगर 6 मार्क्स में से इवैल्यूएट करना है एक्टिविटी प्लान को और 4 मार्क्स अगर कोई प्ले मटेरियल बनाया गया है तो 4 मार्क्स उसमें से आपके 4 में से इवैल्यूएट किए जाएंगे। अब मान लीजिए अगर आपने YouTube की वीडियोस नहीं बनाई है तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि उनके जो 300 मार्क्स हैं सेकेंड फेज में, ठीक है, और जो उनके 150 या 200 मार्क्स फेज 3 के जो हैं वो टोटली ही कट हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 15 एक्टिविटीज़ करते हैं फेज 3 में तो आपके 450 मार्क्स डायरेक्टली कट ऑफ हो जाएंगे। अगर आप 20 एक्टिविटीज़ करते हैं फेज 3 में तो आपके ऑलमोस्ट 500 मार्क्स जो हैं वो डायरेक्टली कट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि अगर आप पूरे मार्क्स भी लेते हैं, ठीक है, तो 1450 में से कम आपके 450 मार्क्स यानी के 1000 मार्क्स तो आपके रह ही जाएंगे फिर भी। इसीलिए यूट्यूब की वीडियोस जो हैं उनको बनाना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। वही सब कुछ दिया हुआ है इसमें उन्होंने कि कैसे इवैल्यूएट करना है। वही सेम जो है वो थर्ड फेज में भी बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेगा जैसे कि आपके गाइड के लिए रहता है। ये एनेक्चर 3 था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेक्शन ए और बी। एक बात यहाँ पर और कि जो आपका गाइड है वो यहाँ पर अब 30 मार्क्स में मार्क्स को कैलकुलेट करेगा 30% में। अब जो आपका एक्सटर्नल इवैल्यूएटर है वो 70% में इवैल्यूएट करेगा। ये आपका पुराना मैनुअल है इसलिए इसमें थोड़ी सी क्लियरेंस कम है। जब आपके गाइड ने मार्क्स दे दिए और जब आपके एक्सटर्नल इवैल्यूएटर ने मार्क्स दे दिए तो उन दोनों का टोटल करके आपके आउट ऑफ 100 जो है वो मार्क्स लग जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अनेक्शर 4। ये आपकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये लर्नर ने ही फिल करना होता है। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू दिस फॉर्म विल हैव नो बेयरिंग ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ योर प्रोजेक्ट वर्क। कहते कि ये जो इंफॉर्मेशन आप इस फॉर्म में फिल करेंगे उसका इवैल्यूएशन से कोई भी मतलब नहीं है। रैदर ये इंफॉर्मेशन जो है वो इस बात में हेल्प करेगी कि लर्नर का जो प्रोफाइल है वो कैसा है, जिसने कि डिप्लोमा को हायर किया, और कैसे जो डिप्लोमा है वो उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, आपके बायोडाटा को, आपके सीवी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इसका आपकी इवैल्यूएशन से कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपके मैनुअल में, वैसे आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में इसको ज़रूर लगाइएगा ताकि जो इवैल्यूएटर है उसको ये पता चल जाता है कि स्टूडेंट जो है उसका प्रोफाइल इस टाइम पर क्या है। अब ये जो आपका अनेक्चर 4 है
उसमें जो आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, अगर सेक्शन ए अगर आप लगाना चाहें आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में लगा सकते हैं पीछे एनेक्चर्स में। जो सेक्शन बी है एनेक्चर 4 का, वो आप डायरेक्टली जो है वो उनको पोस्ट कर सकते हैं। ये जो एड्रेस दिया गया है, प्रोफेसर प्रभा चावला वमेंस एजुकेशन, ब्लॉक 2, स्कूल ऑफ कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, इग्नू, मैदानगढ़ी। इससे क्या है कि उनको इस बात में क्लियरेंस हो जाएगी कि ये जो प्रोजेक्ट वर्क है वो आपको हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है तो भी वो लोग इसको देखेंगे। ये एक फीडबैक फॉर्म होगा जो सेक्शन बी एनेक्चर 4 में दिया गया होगा। अब यहाँ पर आएगा आपका नाम, यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर, आपकी एज क्या है, मेल है या फीमेल है, आपका एड्रेस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो। अगर एम्प्लॉयड हो तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस यहाँ पर दो, और क्या है आपकी एम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए आपने 2 या 3 जगह पर जॉब किया है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आपने कितने सालों के लिए काम किया है, यानी कि आपका कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, आप जहाँ पर नर्सरी स्कूल में जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ का एड्रेस दीजिए। अगर आप किसी नर्सरी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जिनको आपने एज अ इंचार्ज जो है वो गाइड किया है, फिर आपकी गाइड का यहाँ पर क्या नाम है। उसके बाद है आपका फीडबैक ऑन द प्रोजेक्ट वर्क। ये जो सेक्शन बी है और सेक्शन ए है, आप जो मैंने ऊपर अभी एड्रेस बताया था उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब फीडबैक कैसे है प्रोजेक्ट वर्क पर, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल हैव नो बेयरिंग whatsoever on the evaluation of your project work. This information will be kept confidential. The purpose of requesting you to answer these questions is to enable us to improve the project work for the subsequent batches of students. Do answer all the questions. कहते कि ये जो फीडबैक है ये आपकी इवैल्यूएशन पे कोई भी अफेक्ट नहीं डालेगा। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने के लिए बोली जा रही है वो इसीलिए आपको बोली जा रही है कि जो प्रोजेक्ट वर्क है अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट लानी है तो इसमें इम्प्रूवमेंट लाने में ये हमें फॉर्म जो है हेल्प करेगा, आगे के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप ज़रूर दीजिए और ये इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप कॉन्फिडेंशियल भी रखेंगे। अगर आपको लगता है कि आप जब क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं तो आपके लिए जो शीट है वो ठीक नहीं है, पूरी नहीं है, कम है, तो आप एक्स्ट्रा शीट्स को भी अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे थोड़े से क्वेश्चन दिए गए हैं। डिड यू फाइंड द प्रोजेक्ट वर्क, सबसे पहला है इंटरेस्टिंग। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, यस, टू सम एक्सटेंट और नो। या तो कंप्लीटली इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, या थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा, या बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। इन तीनों में से आप कहीं भी टिक कर सकते हैं। दूसरा है इंस्ट्रक्टिव, वही सेम ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप इन तीनों में से कहीं भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेटिव, यहाँ पर भी आप इन तीनों में से कहीं भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद है डिफ़िकल्ट,
इन तीनों में से कहीं भी टिक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका जो डिफ़िकल्ट वाला ऑप्शन है उसमें आप यस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये लिखिए कि आप यस पर क्यों क्लिक कर रही हैं, कि ऐसा आपको इसमें क्या डिफ़िकल्ट लगा या आपको कोई डिफ़िकल्टी आई है, क्या आई है आपके माइंड में, जो भी कोई क्वेश्चंस अराइज हो उसके बारे में आप यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, आप हिंदी में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्ड यू टू डेवलप स्किल्स ऑफ वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन। कहते कि क्या आपको लगता है कि जो प्रोजेक्ट वर्क है वो आपको यंग बच्चों के साथ काम करने में, जब आप यंग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, क्या आप में कोई स्किल्स डेवलप होने में आपको कोई मदद मिलती है? अगर नहीं मिलती तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, अगर थोड़ी बहुत मिलती है तो यहाँ पर, अगर प्रॉपर मिलती है पूरी अच्छी तरह से तो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, was there some information or instruction regarding project work in the project manual that was not clear या you didn't understand। कहते कि जब आपने प्रोजेक्ट वर्क को देखा, पढ़ा, उसमें जो भी कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं या इंफॉर्मेशन दी गई है मैनुअल में, क्या आपको वो क्लियर नहीं थी या आपको वो समझ नहीं आ रही थी, ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पर यस या नो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं थी तो आप यस पर क्लिक कीजिए, अगर आपको क्लियर थी तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं थी, आप यस पर क्लिक कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर क्लियर नहीं थी। जैसे कि आप ऊपर लिखा जाता है ना रेफर करने के लिए कि सेक्शन दिस, सब सेक्शन दिस, तो आप भी ऐसे पेज नंबर, सेक्शन, सब सेक्शन, वो सब कुछ यहाँ पर आप लिख सकते हैं। साथ में लिखिए कि आप हिंदी मैनुअल का लिख रहे हैं या इंग्लिश मैनुअल का लिख रहे हैं, अगर आप वहां पर पेज नंबर को मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, was there some information regarding project work that was not provided in the project manual। कहते कि क्या वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी भी थी जो आपको लग रहा था कि प्रोजेक्ट मैनुअल में ज़रूर होनी चाहिए पर प्रोजेक्ट मैनुअल में नहीं दी गई है, क्या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी? अगर थी तो आप हाँ पर क्लिक कर दीजिए और नीचे जो स्पेस दी गई है ये वाली, यहाँ पर लिख दीजिए कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगी कि मैनुअल में वो लैकिंग है। अगर नहीं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिड यू फेस एनी प्रॉब्लम्स इन डूइंग द प्रोजेक्ट वर्क। क्या आपको प्रोजेक्ट वर्क करने में कोई प्रॉब्लम्स आई हैं? अगर आई हैं तो आप यस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं आई हैं तो आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आई हैं तो कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं उसके बारे में भी आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये जो आपको स्पेस प्रोवाइड की गई है। अगर यहाँ पर आप नहीं प्रॉपरली लिख पा रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा शीट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, पर एक्स्ट्रा शीट में ये ज़रूर लिख दीजिएगा कि आप कौन से क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिख रहे हैं, यहाँ पर वो क्वेश्चन को मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू। नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या आपको उनके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम थी? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेनिंग द टाइम स्लॉट फॉर डूइंग द प्रोजेक्ट। क्या आपको प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए कोई टाइम स्लॉट की प्रॉब्लम आई थी? अगर आई थी तो यस, अगर नहीं आई थी तो नो। नेक्स्ट है, बीइंग प्लेस्ड इन द नर्सरी स्कूल। क्या जब आप नर्सरी स्कूल में जाके काम करने जा रहे थे आपको नर्सरी स्कूल को चूज करने में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई थी? अगर आई थी तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं आई थी तो यहाँ पर आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, बीइंग अलॉटेड अ गाइड। क्या जब आपको गाइड अलॉट किया जा रहा था तब आपको कोई प्रॉब्लम आई थी?
अगर आई थी तो आप यस पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं आई थी तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। अब जिन 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 क्वेश्चंस पर आपने यस पर क्लिक किया है, वो जो आपको यहाँ पर नीचे स्पेस दी गई है, इसमें आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को। पहले आप क्वेश्चन लिखिए कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम आई थी, अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि इसमें आपके इवैल्यूएशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ आपका फीडबैक जानने के लिए लिखे पूछे जा रहे हैं कि जब आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे थे तो क्या आपको ये प्रॉब्लम्स आई थी, ताकि जो आगे के बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम्स ना आए। इसके बाद क्या है, were you able to complete the project work within the stipulated period of 45 working days? कह रहे हैं कि क्या आपने जो प्रोजेक्ट वर्क था, जब आपको 45 पीरियड्स का टाइम दिया गया था, क्या आपने अपना प्रोजेक्ट वर्क उन दिनों में कंप्लीट कर लिया था? अगर कर लिया था तो यस, अगर नहीं करा था नो। अगर नहीं आपसे कंप्लीट हुआ था तो आपका रीज़न आप वहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर किसी क्वेश्चन के लिए कोई स्पेस नहीं दी गई है, ठीक है, पर आपको उसके बारे में डिफाइन करना है, तो आप अपनी एक्स्ट्रा शीट लगा के भी उसके बारे में वहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट है, डू यू थिंक अ पीरियड ऑफ 30 to 45 days इज एडिक्वेट टू डेवलप द स्किल्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद यंग चिल्ड्रन? कहते कि क्या आपको लगता है कि जो पीरियड 30 to 45 डेज का आपको बच्चों के साथ इंटरेक्शन के लिए दिया गया है, क्या वो पीरियड जो है वो सफिशेंट है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए और बच्चों में डिफरेंट स्किल्स को डेवलप करने के लिए? अगर हाँ तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं तो आप यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कितनी देर का होना चाहिए जो कि आपके लिए सफिशेंट हो, और क्यों वो उतने दिनों के लिए ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, डिड यू अटेंड एनी काउंसलिंग सेशंस फॉर द प्रोजेक्ट वर्क? कि क्या आपने कोई काउंसलिंग सेशंस ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई आपने अटेंड किए हैं? कोई भी काउंसलिंग सेशंस अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन अटेंड किए हैं तो प्लीज़ आप वो भी बताएं। अगर किए हैं तो यस पे क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं किए हैं तो आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने किए हैं तो आपने कितने सेशंस जो हैं वो अटेंड किए हैं, यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद है कि डिड यू फाइंड अटेंडिंग द काउंसलिंग सेशंस? कि क्या आपने काउंसलिंग सेशंस को जब आपने अटेंड किया, क्या आपको वो यूजफुल लगे? जब आपने काउंसलिंग सेशंस को अटेंड किया था, क्या आपको वो काउंसलिंग सेशंस यूजफुल लगे? अगर लगे तो यूजफुल पे क्लिक कीजिए, अगर थोड़े बहुत यूजफुल लगे तो इस पे क्लिक कीजिए पार्शली यूजफुल पे, अगर बिल्कुल भी यूजफुल नहीं लगे तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं।
इफ़ यू डिड नॉट अटेंड द काउंसलिंग सेशन, व्हाट वाज द रीज़न? अगर आप कोई भी काउंसलिंग सेशन, मान लीजिए आप यहाँ पर नो नो पर क्लिक करते हैं, तो आप ये बताइए कि आपने काउंसलिंग सेशंस क्यों नहीं अटेंड करे। Did you face any problems with regard to your guide or the nursery school authorities? क्या जब आप अपने गाइड के साथ या नर्सरी स्कूल के साथ काम कर रहे थे तब आपको कोई प्रॉब्लम्स आई? अगर आई तो यस, तो नीचे आप लिख सकते हैं, ये जो आपको स्पेस प्रोवाइड की गई है, कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आई। अगर नहीं आई तो आप नो पर भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिड यू फेस एनी प्रॉब्लम्स इन प्लानिंग द एक्टिविटी और एक्टिविटीज फॉर एनी एक्टिविटी सेशन? जब आप कोई भी एक्टिविटी सेशंस के लिए एक्टिविटीज को प्लान कर रहे थे, चाहे वो फेज 2 में है सॉरी चाहे वो फेज 3 में है, अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम को फेस किया तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं कि आपने कहाँ पर जो थी वो प्रॉब्लम को फेस किया और क्या प्रॉब्लम को आपने फेस किया। अगर नहीं किया तो आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डिड यू हैव एनी सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग द प्रोजेक्ट वर्क? अगर है कोई तो आप यस पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कीजिए। अगर आप कोई सजेशंस देने चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्पेस में लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो है हम ऊपर एड्रेस बता चुके थे कि वहाँ पर आप भेज सकते हैं। उसके बाद है हमारा अनेक्जर 5। इसमें चेक लिस्ट दी गई है कि जब आप नर्सरी स्कूल को रेट कर सकते हैं या प्री स्कूल जो आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसको रेट कर सकते हैं। The preschools or nursery schools are rated on the basis of the following 4 checklist। नीचे 4 चेकलिस्ट दी हुई हैं, उसके बेसिस के ऊपर ही हम प्री स्कूल या
कि हम उसके बेसिस पर ही उनको रेट कर सकते हैं। कोई भी प्री स्कूल या नर्सरी स्कूल अगर उन सारी चेकलिस्ट में से 3/4 में क्वालिफाई करता है तो इसका मतलब आप उस प्री स्कूल को अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए कंसीडर कर सकते हैं। यही आंसर है। अगर 3/4 आइटम में आपको पर अगर इसमें दो कंडीशंस हैं कि नर्सरी स्कूल जो है उसको वो सारी चीज़ें ही प्रॉपरली फुलफिल करनी चाहिए। जैसे कि जो एजुकेटर और चाइल्ड की रेशियो है नर्सरी स्कूल में वो 1:35 होनी चाहिए। कि 35 बच्चों अगर एक क्लास में हैं तो उनके पीछे एक जो है वो एजुकेटर वहाँ पर होना चाहिए। एक एजुकेटर के पास एक ग्रुप में 35 से ज़्यादा चिल्ड्रन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर बच्चे और एजुकेटर और चाइल्ड की रेशियो जो है वो इससे ज़्यादा है फिर उसके बाद जो नर्सरी स्कूल और प्री स्कूल है उसको हम प्लेसमेंट के लिए सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि बच्चों का ग्रुप अगर बड़ा होगा तो जो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन है बच्चों और एजुकेटर के बीच में वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, वो ज़रूर ही सफ़र कर पाएगी। ठीक है। उसके बाद है कि अगर आप एजुकेटर जो है अगर वो सिर्फ 15 या 20 बच्चों के साथ काम करता है, ठीक है, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी कंट्री में जो ग्राउंड रियलिटी है कि हम लोग रेशियो जो है वो 1:35 से भी कई बार बढ़ा लेते हैं। पर ऐसे क्या है बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अगर रेशियो जो है वो 1:50 और 20 रखेंगे तो ही ज़्यादा बेटर होती है। पर अगर 1:35 से ज़्यादा है तो वो रेशियो को कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप उस स्कूल को ही कंसीडर करने की कोशिश करें अगर कोई स्कूल की जो रेशियो है वो 1:15 या 1:20 है। जो बच्चे हैं वो आउटडोर प्ले के लिए भी उनको रेगुलरली लेके जाना चाहिए, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार। अगर कोई प्री स्कूल या नर्सरी स्कूल उसके पास अपना कोई प्लेग्राउंड नहीं है, अगर उनके पास अपना कोई भी प्लेग्राउंड नहीं है तो जो बच्चे हैं उनको किसी ओपन एरिया में या फिर कोई आसपास कोई नेबरहुड कोई पार्क हो वहाँ पर उनको ज़रूर लेके जाना चाहिए।
उसके बाद है कि अगर आपका आंसर इन 4 लिस्ट में से 4 चेक लिस्ट में से ज़्यादा आइटम्स के ऊपर यस होता है तो आपका जो नर्सरी स्कूल है वो इन दो जो ऊपर कंडीशंस रखी गई हैं, एक तो रेशियो की कंडीशन और एक आउटडोर प्ले की ऑप्शन जो रखी गई है, अगर वो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो भी आप उस स्कूल को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये लिखा हुआ था ना कि अगर 3/4 आइटम्स पर आपका स्कूल जो है वो यस बोलता है तो इसका मतलब ये है कि आप स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर ये जो दो चीज़ें हैं, रेशियो और आपका जो प्ले वाला है, कि अगर ये दोनों पॉइंट उसमें नहीं है तो आप स्कूल फिर भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे आपका 3/4 जो है वो आइटम्स पे यस होता हो। अभी ये एक चेक लिस्ट है वर्कर्स को इवेलुएट करने के लिए। यस और नो का ऑप्शन दिया गया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आइटम में, द स्टाफ इज सफिशिएंट इन नंबर सो दैट ईच चाइल्ड इज एबल टू गेट इंडिविजुअल अटेंशन फ्रॉम द एजुकेटर, जिसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं कि जो रेशियो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर है तो यस पे, अगर नहीं है तो नो पे। देयर इज़ वार्म रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं और बच्चे काम कर रहे हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है या नहीं है। अगर है तो यस पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो नो पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द स्टाफ शो सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, कि जो स्टाफ है वो बच्चों की ज़रूरतों की तरफ ध्यान देता है, अगर देता है तो यस, अगर नहीं देता है तो नो। नेक्स्ट है, द एक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टाफ आर चाइल्ड सेंटर्ड, कि जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं या एक्शंस किए जाते हैं क्या वो बच्चों के लिए ठीक होते हैं, यस या नो। जो वर्कर्स का एटीट्यूड है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, उनको बच्चों से या पेरेंट्स से हमेशा ही सजेशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो यस, अगर नहीं है तो नो। जैसे कि यहाँ पर उल्टा आएगा, अगर वर्कर्स का एटीट्यूड रिजिड है तो यस, अगर नहीं है तो नो। जो वर्कर्स हैं सारे बच्चों की तरफ उनको प्रॉपर ध्यान देना है, अगर वो सारे बच्चों की तरफ प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं तो आप यस पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं दे रहे हैं तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। जो वर्कर्स हैं उनको बच्चों को एनकरेज करना है, बार बार बच्चों से क्वेश्चंस पूछ के जब आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, अगर इससे क्या होता है बच्चों का इंडिपेंडेंट बिहेवियर जो है वो एनकरेज होता है। नेक्स्ट है, जो वर्कर्स हैं उनको फिजिकल पनिशमेंट वो नहीं यूज़ करते हैं, अगर नहीं यूज़ करते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर यूज़ करते हैं तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर वो नहीं फिजिकल पनिशमेंट को यूज़ करते तो यस पर क्लिक कीजिए, अगर करते हैं तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। जो स्टाफ है उसको बच्चों को उनके पॉजिटिव बिहेवियर के लिए कभी कभी उनको प्रेज भी उनकी करनी चाहिए और उनको इनाम भी देने चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पर।
उसके बाद है वर्कर्स ट्राई टू मॉडिफाई द चाइल्ड्स नेगेटिव बिहेवियर। क्या वहाँ पर जो वर्कर हैं वो बच्चे के नेगेटिव बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, यस और नो? अगर करते हैं तो यस, अगर नहीं करते हैं तो नो। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है कि क्या वर्कर्स जो हैं बच्चों में जो एबिलिटीज़ हैं उनके बारे में फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव मैनर में फीडबैक देते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो यस, अगर नहीं करते हैं तो नो। नेक्स्ट है जो वर्कर्स हैं क्या वो बच्चों को रेस्पेक्ट करते हैं और बच्चों को ट्रस्ट करते हैं? अगर करते हैं तो यस, अगर नहीं करते हैं तो नो। अब जो वर्कर्स हैं क्या वो अपनी प्रोग्रेस के बारे में, जो बच्चों की, हर बच्चे की प्रोग्रेस है उसके बारे में उनको पता होता है? अगर पता होता है तो यस, अगर नहीं पता तो नो। वर्कर्स जो हैं वहाँ पर वो अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और उनको हर टाइम ये पता होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अगर ऐसा है तो यस, अगर नहीं है तो नो। नेक्स्ट है जो बच्चे हैं क्या वो, उनको इनकरेज किया जाता है सोचने के लिए? अगर ऐसा किया जाता है तो यस, अगर नहीं किया जाता है तो नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे जो हैं चिल्ड्रन आर रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। अगर वो कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। जो वर्कर्स हैं क्या वो पेरेंट्स से रेगुलरली मिलते रहते हैं? अगर मिलते हैं तो यस, अगर नहीं मिलते हैं तो नो। नेक्स्ट है कि वर्कर्स और पेरेंट्स के बीच में क्या अच्छी कम्युनिकेशन होती है? जो वर्कर्स हैं क्या वो पेरेंट्स के साथ पीरियोडिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं? अगर करते हैं तो यस, अगर नहीं करते हैं तो नहीं। क्या पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को, पेरेंट्स को इनकरेज किया जाता है वहाँ पर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए? अगर करते हैं तो यस, अगर नहीं करते हैं तो नो। दो एजुकेटर्स हैं क्या वो एक साथ मिलके काम करते हैं या नहीं? उसके बाद हमारी सेकंड चेकलिस्ट, जो फर्स्ट चेकलिस्ट थी हमारी, वो थी हमारी वर्कर्स के लिए, है ना, जो वर्कर्स हैं उनकी वैल्यूएशन करने के लिए। दूसरी हमारी है क्यूरिकुलम को चेक करने के लिए। इसमें फोर्थ चेकलिस्ट है हमारी, ये सेकंड चेकलिस्ट है। देयर इज एन ऑर्गेनाइज डेली प्रोग्राम। क्या वहाँ पर डेली कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है? यस और नो। क्या बच्चे जो वो कर रहे हैं, बच्चे कोई भी एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं, क्या वो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, उनको पसंद है? यस और नो। जो प्रोग्राम्स हैं क्या वो बच्चों को, बच्चों की हर तरह की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं? मतलब कि वो बच्चे के ऐसे ना हो कि सिर्फ एक ही तरह की डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर काम करवाया जाता हो।
उसके बाद है कि जो प्ले एक्टिविटीज़ वहाँ पर करवाई जाती हैं क्या वो बच्चों की नीड्स और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली ठीक होती हैं। अगर ऐसा होता है यस, अदरवाइज नो। जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर जो करवाई जाती हैं क्या वो इंटरेस्टिंग है और चैलेंजिंग है। अगर ऐसा होता है तो यस, अगर नहीं होता तो नो। जो बच्चे हैं क्या वो एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ सीट पर बैठे रहते हैं। अगर बच्चे एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं तो यस, अदरवाइज नो। वहाँ पर प्ले एक्टिविटीज़ जो करवाई जाती हैं क्या उसमें वैरायटी होती है, यस और नो। द एक्टिविटीज़ गिव अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। क्या जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर करवाई जाती हैं वो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी हैं। ये जो चेकलिस्ट है ना, ये आपको नर्सरी स्कूल को सेलेक्ट करने में हेल्प करती हैं। जब आप स्कूल को सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये आपकी जो एनेक्शर है चेकलिस्ट वाला, ये आपने अपने प्रोजेक्ट वर्क में नहीं लगाना है। जब आप अपने नर्सरी स्कूल को सेलेक्ट करते हैं उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। द एक्टिविटीज़ आर सच दैट दे अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट, डिस्कवर एंड आस्क क्वेश्चंस। कहते जो एक्टिविटीज़ होती हैं क्या वो इस तरह की होती हैं कि वो बच्चों को अलाउ करती हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए या क्वेश्चंस को पूछने के लिए। जो बच्चों की क्यूरियोसिटी है क्या वो नर्चर होती है। बच्चों को एक दूसरे से बात करने के लिए एनकरेज किया जाता है। क्या हर दिन वहाँ पर आउटडोर और इनडोर एक्टिविटीज़ का बैलेंस होता है। क्या वहाँ पर हर दिन स्ट्रक्चर्ड और फ्री प्ले एक्टिविटीज़ का बैलेंस होता है। क्या वहाँ पर एक्टिव और क्वाइट एक्टिविटीज़ का बैलेंस होता है। क्या वहाँ पर बच्चों को ग्रुप प्ले के लिए और इंडिविजुअल प्ले के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। 16th क्वेश्चन है कि क्या वहाँ पर एक एक्टिविटी से लेके जब दूसरी एक्टिविटी पे बच्चों को लेके जाया जाता है तो थोड़ी स्मूथनेस दिखाई जाती है। जो एजुकेटर्स हैं वहाँ पर वो जब बच्चों को कोई ना कोई प्ले एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं क्या वो बच्चों को बॉयज़ और गर्ल्स के उसमें डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करते हैं कि बॉयज़ को पार्टिसिपेट करने दिया जाए और गर्ल्स को नहीं। क्या जो क्यूरिकुलम वहाँ पर बनाया गया है वो बच्चों से रिलेटेड ही होता है, यानी कि वो बच्चों की नीड्स के ऊपर ही घूमता है और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही बनाया गया है। ये हमारी चेकलिस्ट थी जो कि क्यूरिकुलम से रिलेटेड थी। अब हमारी नेक्स्ट चेकलिस्ट है जो कि स्पेस और प्ले मटेरियल्स के लिए है। क्या वहाँ पर प्रॉपर इंडोर स्पेस है। फर्नीचर के बाद, इक्विपमेंट रखने के बाद क्या वहाँ पर क्लासरूम में इधर उधर फ्रीली घूमने के लिए कोई जगह होती है। क्या वहाँ पर कोई आउटडोर स्पेस है जहाँ पर बच्चे सेफली खेल सकते हैं। क्या वहाँ पर रूम्स में प्रॉपर लाइटनिंग और हवादार हैं उनके कमरे जो हैं। क्या सेंटर में हाइजीन मेंटेन किया जाता है स्पेशली कुकिंग एरिया में। क्या वहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हैं बच्चों के खेलने के लिए वो अवेलेबल हैं। क्या जो वहाँ पर प्ले मटेरियल है, कोई डॉल्स, कोई ब्लॉक्स, कोई पजल्स, बुक्स जो हैं वो उनकी रीच में होते हैं और वो कपबोर्ड्स में लॉक्ड हैं। नेक्स्ट है कि जो प्ले मटेरियल्स हैं क्या वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट होते हैं। क्या बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी इंडिजीनियस प्ले मटेरियल में इन्वॉल्व होते हैं। प्ले मटेरियल्स जो हैं वहाँ पर वो सेफ़ हैं और ड्यूरेबल हैं। क्या वहाँ पर बच्चों की ड्राइंग्स या ऑब्जेक्ट्स को या और चीज़ों को रखने के लिए जगह है। फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। हर बच्चे को अगर बच्चे ने थोड़ी सी देर के लिए नैपिंग करनी है तो सोना है तो उसके लिए स्पेस है। क्या वहाँ पर बच्चों के स्नैक्स के लिए, खाने के लिए, बच्चों के स्नैक्स बनाने के लिए प्रॉपर प्रोविज़न है। ये थी हमारी थर्ड चेकलिस्ट। हमारी लास्ट चेकलिस्ट है
फोर्थ चेकलिस्ट, जो कि हमारी क्लीनली स्कूल में हमने क्लीनलीनेस को चेक करना है। लिस्ट ऑफ आइटम्स। द वर्कर्स कीप द वर्क एरिया क्लीन। क्या जो वर्कर्स हैं वो वर्क एरिया को क्लीन रखते हैं? अगर रखते हैं तो यस, अदरवाइज नो। द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग एंड ईटिंग आर क्लीन। कि जो बच्चों के खाने के लिए और कुकिंग के लिए जिसमें खाना बनता है बच्चों का, क्या वो यूटेंसिल साफ होते हैं? अगर होते हैं तो यस, अदरवाइज नो। जो बच्चे होते हैं क्या वो गंदे होते हैं? अगर यस, अगर होते हैं तो यस, नहीं तो नो। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो साफ होता है और उसको हमेशा कवर्ड रखा जाता है? अगर ऐसा होता है तो यस, अदरवाइज नो। जो वर्कर्स हैं क्या वो अपने हाथों को खाना बनाने से पहले और सर्व करने से पहले वॉश करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो यस, अगर नहीं करते तो नो। अब जो बच्चे हैं क्या वो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को धोते हैं? यस और नो। ये थी आपकी 4 चेकलिस्ट। फर्स्ट थी जो कि वर्कर्स के लिए थी, सेकंड जो थी वो क्यूरिकुलम के लिए थी, थर्ड जो थी वो आपकी स्पेस और प्ले मटेरियल को इवेलुएट करने के लिए थी, फोर्थ थी क्लीनलीनेस को इवेलुएट करने के लिए। अगर आप ये सारी जो आपकी हैं चेकलिस्ट, अगर ऐसी है चेकलिस्ट आपकी, मतलब स्कूल को जब आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें वहाँ पर ऑब्जर्व करनी है। अगर ऐसा है तो आप ये स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। मतलब कि 75% तक जो हैं आपके आंसर्स यस होने चाहिए। अगर वो हैं तो आप स्कूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके टोटल क्वेश्चंस हैं 59 क्वेश्चंस हैं शायद टोटल आपके, हाँ इसमें आपके 59 क्वेश्चंस हैं टोटल। अगर इसमें से आपके 75% जो क्वेश्चंस हैं यानी कि जो आपके 45 क्वेश्चंस हैं 59 में से, अगर उन पे यस आंसर आता है तो आप उस स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि जो आपके ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना 1:35 रेशियो वाला, और जो प्ले ग्राउंड वहाँ पे होना आसपास या स्कूल के अंदर अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता है तो आप स्कूल को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे आपके 50 क्वेश्चंस के ऊपर यस ही क्यों ना हो। अगर उन दोनों क्वेश्चंस पे आपका नो है तो आप जो हैं वो स्कूल को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये है आपका नेक्चर 6, जो कि आपका रीजनल सेंटर जो है उस पर स्टैंप लगाएगा कि आपने जो स्कूल सिलेक्ट किया है वो उन्होंने देख लिया है, वो स्कूल करने के लायक है जो प्रोजेक्ट वर्क आप कर रहे हैं। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो अनेक्शर्स हैं आपके, वो आपने इसमें जो आपका अनेक्शर 1 है वो आप ज़रूर लगाएंगे, जो अनेक्शर 3 है वो आप ज़रूर लगाएंगे, जो आपकी अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं उसमें एक अनेक्शर 7 होता है, वो आपने ज़रूर लगाना है। वो अनेक्शर जो है वो मैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब उसमें मैं आपको बता दूंगी।
जो निर्माण कैंपस का आपका ये जो चैनल है ना, निर्माण कैंप सॉरी आपकी इसकी साइट है, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसमें आपकी जो गाइडलाइंस दी हुई है ना, वो दी हुई हैं, रिवाइज्ड गाइडलाइंस आपकी दी हुई हैं 6 अक्टूबर 2021, कोविड के टाइम पर जो गाइडलाइंस दी गई थी वो थी। उसी गाइडलाइंस में जो है आपके अनेक्शर्स भी दिए गए हैं, ठीक है। जैसे आपका उसमें अनेक्शर 1 दिया गया है। उसमें अनेक्शर 1A दिया गया है। जैसे आपके मैनुअल में ये जो अनेक्शर अवेलेबल है ना, ये पुराना अनेक्शर है। मैं इसमें ना आपको नेक्स्ट क्लास में आपके एक बार दिखा दूंगी। जैसे ये 1 सेक्शन A का है, तो उसमें 1A 1B 2A 2B 7A 7B ऐसे करके अनेक्शर्स दिए हुए हैं। आपको वो अनेक्शर्स जो हैं वो फिल करने हैं। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको वो अनेक्शर्स के बारे में एक बार ज़रूर बता दूंगी, क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको ये अनेक्शर्स जो हैं वो फिल करने हैं। वो लेटेस्ट आपके अनेक्शर्स हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो हम जो हमारे लेटेस्ट अनेक्शर्स हैं वो पैटर्न जो आपने फॉलो करना है उसमें देखेंगे, ठीक है। पर अगर आप ये भी लगाते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, पर फिर भी हम न्यू ही लगाएंगे अनेक्शर्स जो हमारे हैं, जिसके बारे में हमने बात की है। चलिए अब हम क्लास यहाँ पर आज की ओवर कर देते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो आप ज़रूर बताइएगा। जो भी कोई होंगी प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, हम उसकी एक स्पेसिफिक क्लास भी लगा सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी DECE 4 की, वो हमारी कल ही नेक्स्ट क्लास जो होगी, उसी में ही मैं आपको जो लेटेस्ट अनेक्शर्स हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी। वो आप अपनी कॉपी करके वही अनेक्शर्स जो हैं आप अपने प्रोजेक्ट मैनुअल में लगा सकते हैं। पर बाय चांस फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाले अनेक्शर्स जो हैं अगर आप ये लगाते हैं तो इनकी वजह से आपका प्रोजेक्ट मैनुअल है जो वो फेल नहीं माना जाएगा, पर फिर भी हम लेटेस्ट अनेक्शर्स ही लगाएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।